नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भौतिक विज्ञान में हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और द्विध्रुव। तो पिछले दिनों हमने आप सबको बताया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के विषय में क्या होगा ई, ठीक है, और बताया कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव जो लोग नहीं जानते हैं वो एक बार फिर से जान लें। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि समान सूक्ष्म आवेश विपरीत प्रकार के समान मात्रा में अगर सूक्ष्म दूरी पर रखे हुए होते हैं तो उनको जिस स्थान पर रखकर एक निकाय बनाया जाता है तो पूरा का पूरा निकाय जो है द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। और इसकी लंबाई अगर a है तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण होता है q इंटू ए, या अगर 2l है तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा P बराबर Q इंटू 2l, यानी आवेश गुणे आवेशों के बीच की दूरी, आवेश की मात्रा गुणे आवेशों के बीच की दूरी या निकाय की लंबाई, निकाय की लंबाई। तो ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा, इसके साथ ही साथ हमने बताया कि इसके अक्षीय, जैसे ये प्लस Q है, यहाँ माइनस Q है, ठीक है, और यहाँ केंद्र से R दूरी पर अक्षीय बिंदु पर, अक्षीय रेखा पर, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र E है, तो E के विषय में हमने पिछले दिन बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p/r³ होता है, ये हमने बताया। अक्षीय पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करना होता है तब। अब आज हम बताएंगे निरक्षीय रेखा पर स्थित। तो निरक्षीय रेखा क्या होता है, तो जैसे ये है एक प्लस Q और ये है माइनस Q, ठीक है, ये Q है, ये माइनस Q है, ये प्लस है, ये माइनस है। अब निरक्षीय का मतलब है कि इस पर ऐसे, ठीक है। सपोज दैट मान लिया जाए कि यह दूरी है यहाँ P बिंदु पर, जो कि इससे जो है A दूरी पर है, इस निकाय से A दूरी पर है। तो इधर L और इधर L, तो पूरा क्या हो जाएगा 2L। तो P बराबर हो जाएगा Q इंटू 2L, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पर है, यहाँ पे परीक्षण आवेश अगर हम Q0 रखते हैं तो Q0 तो प्लस रखा जाता है। तो अब देखिए ये प्लस के कारण ये इसकी दूरी हो जाएगी, तो ये दूरी A है, ये दूरी L है, तो ये जो दूरी होगा ये तो अंडर रूट L का स्क्वायर और प्लस A का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह ये दूरी अगर निकालेंगे ये, तो ये भी हो जाएगा अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। A ये है और L ये है, ये हो जाएगा ये दूरी। अब चलिए देखिए कि इसके कारण इस पर जो है जो आवेश होगा वो तो इधर होगा, इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कार्य करेगा, ई इधर दूर हटाएगा क्योंकि प्लस है। इसके कारण ये अंदर की तरफ खींचेगा, अंदर की तरफ, ठीक है, ये अंदर की तरफ खींचेगा ना, तो ई हो गया अंदर की तरफ, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसके जो ये ऊपर जा रहा है ऐसे, जो इधर है, इसके दो घटक हो जाएंगे, एक इधर की तरफ और एक लंबवत। तो एक क्षैतिज घटक होगा ये, तो ये E1 अगर है तो ये कोण अगर थीटा है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा। अच्छा, ये ऊपर की तरफ जो होगा इधर, तो ये हो जाएगा E1 sin थीटा, समझ लीजिए। अच्छा, ये E2 है, नीचे की तरफ E2 है, तो जब नीचे की तरफ E2 है तो यहाँ पर इधर की तरफ लगेगा, तो ये इधर की तरफ, चूँकि ये ऐसे इस तरह है, तो इसका क्षैतिज घटक ये होगा और ऊर्ध्वाधर घटक ये होगा। तो क्षैतिज घटक ये, तो इसी पर हो जाएगा E2 cos थीटा, ठीक है, ये भी थीटा ही होगा, ठीक है। अब ये भी क्या है, थीटा ही है, क्योंकि ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो इधर भी थीटा ही है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 sin थीटा, E2 sin थीटा, ठीक है। अब हम देखेंगे
कि E1 और E2 का पहले मान निकाला जाए और उसके बाद रिजल्ट देखा जाएगा कि रिजल्ट किधर E कार्य कर रहा है। ठीक है, तो पहले प्लस Q के कारण प्लस Q के द्वारा P पर वैद्युत क्षेत्र E1। ठीक है, तो P पर वैद्युत क्षेत्र E1 निकाला जाए तो E1 बराबर हो जाएगा क्या कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान R स्क्वायर। तो R की जगह पर तो ये रखेंगे अंडर रूट L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो रूट हट जाएगा तो हम इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे हो जाएगा क्या Q अपान ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, रूट हट गया। ठीक है, तो ये हो गया क्या E1। अब E1 इतना है और E2 निकाला जाए तो माइनस Q के कारण। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q अपान ये भी अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ये भी तो उतना ही आएगा ना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे हो जाएगा Q अपान L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्लियर? बोलिए, इतना समझ में आया? अब जब समझ में आ गया तो आइए देखा जाए कि यहाँ पर हमें पता है कि E2 साइन थीटा नीचे की तरफ E1 का से, तो दोनों तो मैग्नीट्यूड यानी एम्पलीट्यूड दोनों का बराबर है। E2 का परिणाम बराबर है, E1 भी बराबर है, तो E1 साइन थीटा ऊपर की तरफ और E2 साइन थीटा नीचे की तरफ। ठीक है, तो P बिंदु पर जो ऊर्ध्वाधर घटक का परिणामी होगा वह, तो ऊर्ध्वाधर घटक का परिणामी वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र अगर E है तो हम देखेंगे कि E1 और E2 का मान तो बराबर है, तो E1 E2 का मान बराबर है तो E1 साइन थीटा माइनस E2 साइन थीटा, तो E1 की जगह पर भी E लिख देते हैं। क्यों? तो ये हो जाएगा E1 साइन थीटा और माइनस E2 साइन थीटा, ये हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिख दें E1 और E2 आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए साइन थीटा ये भी साइन थीटा ये भी, तो ये 0 हो जाएगा। इसलिए अब P पर केवल क्षैतिज घटक ही टोटल कार्य करेगा। ठीक है, तो क्षैतिज घटक ही कार्य करेगा, तो हम उसके लिए लिखेंगे तो E2 cos थीटा। तो पहले इतना लिख लिया जाए, फिर तो चित्र बनाइए, जरा हेडिंग लिख लीजिए। हेडिंग पहले लिखिए द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना के लिए, तीव्रता के गणना के लिए लाइन छोड़ दीजिए और ये चित्र बनाइए। प्लस Q यहाँ माइनस Q लिखिए, ये मध्य में बिंदु है, इधर L दर्शा दीजिए, इधर भी L दर्शाइए। देखिए पहले L ये है, L ये दर्शा दीजिए, और यहाँ पर P बिंदु है, P दर्शाइए। और जैसे ये बनाया गया है ठीक इसी तरह बनाइए। ये अंडर रूट L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये भी अंडर रूट L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो A है।
ये जो दूरी है ये यहाँ से यहाँ तक ये a है और ये l है, ये पूरा 12 है, ये प्लस q है और ये माइनस q है। बना लीजिए जल्दी से। यहाँ पर देखिए E2 भी इधर की तरफ, E1 भी इधर तरफ, और ये ऊपर E1 का साइन थीटा, नीचे E2 साइन थीटा ये दिखाया जा रहा है। E2 साइन थीटा ये है, इसी पर ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखिए प्लस q के द्वारा वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर इतना, ये लिखिए। फिर माइनस q के द्वारा P पर वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर ये लिखिए 1/4πε0 इंटू क्यू अपान अंडर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 1/4πε0 इंटू क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लिख लीजिए। अब इसके ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक, इसके भी ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। तो अब लिखिएगा चित्र से, जब ये और ये लिख लिए हैं, अगर लिख लिए इतना, तब नीचे लिखिए चित्र से P बिंदु पर, P यानी यहाँ पर P बिंदु पर ऊर्ध्वाधर घटकों का योगफल, E बराबर, लाइन छोड़ दीजिए, E1 साइन थीटा माइनस E2 साइन थीटा, विपरीत दिशा में इसलिए माइनस किया गया। E1 साइन थीटा माइनस E2 साइन थीटा, दोनों बराबर है। E1 और E2 का परिमाण क्या है, बराबर है, देखिए, इसलिए 0 हो जाएगा, शून्य कर दीजिए। यह एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। लिख लीजिए, यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इतना हो गया। अतः P पर अब केवल क्षैतिज घटक ही कार्य करेगा। नीचे लिखिए, अतः P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र प्लस Q और माइनस Q के कारण केवल क्षैतिज घटक ही कार्यरत होंगे, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर घटक तो निरस्त हो गए। तो अब इसलिए P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, अब लिखिए E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। अब E1 के जगह पर लिख दीजिए 1/4πε0 Q अपान L स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस R स्क्वायर और cos थीटा और प्लस 1/4πε0 इंटू Q अपान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और cos थीटा, लिख लिए। दोनों ही सेम है तो जुटेगा, तो यहाँ पर 2 लिख दें, 2Q अपान 4πε0 और ब्रैकेट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। R की जगह पर A था ना, तो A लिखेंगे। जो भी लिखिएगा, R होगा तो R, नहीं तो A, तो यहाँ A स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे cos थीटा। चलिए अब देखिए इस चित्र से कि ये कोण है थीटा, तभी ये कोण थीटा हो रहा है ना। तो ये कोण थीटा है, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, हुआ क्यों? तो यहाँ से cos थीटा अगर लिखा जाए इस चित्र से, तो आधार हो गया L और कर्ण हो गया ये √L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो cos थीटा के स्थान पर हम रख देते हैं यही वैल्यू, तो 2Q अपान
4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और cos थीटा का मान तो एल अपान अंडर रूट, तो अंडर रूट लिख दें, अंडर रूट को लिख दें एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर 1/2 लिख सकते हैं क्या? क्यों लिखा जा सकता है। अब हम क्या करें कि 2QL को P लिख दिया जाए, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2QL को यहाँ पर देखिए 2QL क्या है P, तो इसको लिख दें P, ठीक है। और ये एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसको गुणा कर देते हैं, एक ही बार 3/2 पावर कर देते हैं, यहाँ पर 3/2 1/2 और 1 प्लस 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा, हो गया। अब देखिए पहले समझ लीजिए, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुणे P अपन, जब L बहुत छोटा हो और A बड़ा हो तो L निगलेक्ट कर देंगे, वर्ग होगा तो निगलेक्ट, जैसे 0.001 है, इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो 0.00001 होगा ना, तो और छोटा हो गया ना, इसीलिए L को हटा देंगे, वर्ग किया गया है तो हटा देंगे, केवल L को रखेंगे, तो L स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा A स्क्वायर, तो A स्क्वायर पर 3/2, 2 कट जाएगा ना, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे P और ये 2 कटेगा तो A पर Q, तो ये हो गया E। तो निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/AQ, P/ क्या AQ, और A क्या है तो दूरी है, ठीक है, जहाँ पर हमें निकालना है, तो लिख लीजिए ये यही होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय रेखा पर, तो निकाल लीजिए जल्दी से। हो गया, तो ये था निरक्षीय रेखा पर। अक्षीय रेखा पर 2P/AQ होता है और निरक्षीय रेखा पर P/AQ होता है, ये हमेशा आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, हमने P बराबर बताया था कि P द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जो होता है आवेश गुणे निकाय की लंबाई, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम और निकाय की लंबाई मीटर, तो कूलाम मीटर, तो ये द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। लिख लीजिए नोट में लिखिए द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर। हो गया, हटा दिया जाए इन सभी को। अच्छा, द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा, तो चलिए बीमा लिख देते हैं। तो आप जानते हैं Q बराबर IT, I का बीमा होता है A, T का बीमा होता है तो समय T ही,
मीटर का बीमा होता है एल, तो ATL ये होता है बीमा ATL। ए क्या है? वैद्युत धारा ए एम्पियर। हो गया? बोलिए। चलिए अब हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल देख लिया जाए क्या इस पे। आइए द्विध्रुव से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल लिख लिए जाए। ठीक है, चलिए लिखिए, प्रश्न लिखिए। किसी द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव के आवेश की मात्रा आवेश की मात्रा 10 माइक्रोकूलाम हो, 10 माइक्रोकूलाम हो, जिस निकाय की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, तो इस निकाय से अक्षीय रेखा पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित 2 मीटर की दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, यानी अब देखिए दिया है कि ये वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, इस पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश है, तो एक पर प्लस और एक पर माइनस होगा। और इस निकाय से अक्षीय पर 2 मीटर की दूरी पर, इसका मतलब है कि सेंटर से होगा, कहेगा नहीं लेकिन आप सेंटर से मानकर चलेंगे। ये P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, तो P बिंदु पर जो E होगा वह तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P/AQ होगा, ठीक है। तो P का मान हम निकालेंगे, तो P बराबर Q इंटू ये इस निकाय की लंबाई, तो निकाय की लंबाई कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। निकाय की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदल दिया जाए तो 0.1, और Q का मान कितना है? 10, तो 10 इंटू 10⁻⁻6 और गुणे 0.1, ठीक है। तो ये 1 इंटू 10⁻⁻6, ये P की वैल्यू आ गया। तो द्विध्रुव आघूर्ण P का मान आ गया, तो लिख लीजिए द्विध्रुव आघूर्ण P का मान, द्विध्रुव आघूर्ण P की वैल्यू इतना, Q इंटू 0.1 मीटर है, और Q का मान है 10, तो 10 गुणे 10⁻⁻6, माइक्रोकूलाम को कूलाम बदल दिया गया, और ये 0.1, तो 1 इंटू 10⁻⁻6। हमने बताया था कि P बराबर आवेश गुणे निकाय की लंबाई, निकाय की लंबाई, तो आवेश 10 है और निकाय की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणे 10⁻⁻6 और 10 सेंटीमीटर को मीटर में तो 0.1, तो यही निकाला गया, P आ गया। और A दिया गया है कितना? A दिया है 2 मीटर, तो जब A 2 मीटर दिया है तो इसमें रख दिया जाए। इसका मान तो आप जानते हैं
कि 9 इंटू 10⁻9 होता है, और 2 गुणे पी का मान आ गया कितना, तो 1 इंटू 10⁻⁻6 अपान ए क्यू। ठीक है, तो ए क्यू, ए का मान है 2, तो 2 का क्यू। चलिए 9 इंटू 2, 2 का गुणा, और इंटू 10⁻, ये 9 है और यहाँ -6 है, और पूरे का बटा 2⁻3। तो ये 2 से कटेगा तो यहाँ 2 बच जाएगा, तो 9/4 इंटू 10⁻3। अब इसको 9 गुणे 1000 कर दिया जाए, +3 होगा, बटा 4, 4 से भाग दे दें, 4 दूना के 8, 2 4 25 250, गुणा कर दें 0 का, तो ये हो जाएगा 0, 9 5 45, 9 दूना 18, 4 22, 2250। अब ई का मतलब तो न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम आ गया। ई की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए आगे देखा जाए। अगला नंबर लिखिए, बोला जाए। देखिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण 4 इंटू 10⁻⁻5 कूलम मीटर है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण 4 इंटू 10⁻⁻5 कूलम मीटर है। इस द्विध्रुव के लंबवत द्विध्रुव के केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। अब चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, ये इसके लंबवत, तो लंबवत का मतलब निरक्षीय रेखा हो गया, और यहाँ P है जो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो 0.5 मीटर हो गया। और यहाँ पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ठीक है। तो हमें पता है A बराबर 0.5, A बराबर कितना है 0.5, और P बराबर दिया है 4 इंटू 10⁻⁻5, तो E का मान होता है जो 1/4πε0, और यहाँ P/AQ। तो यहाँ पर रख दिया जाए इसका मान, तो 9 इंटू 10⁻9, और P का मान तो दिया ही है 4 इंटू 10⁻⁻5,
और ए क्यू, ए का मान 0.5 है का क्यू। ठीक है, अब ये हो जाएगा 9 इंटू 4 इंटू 10⁻, यहाँ पर तो 4 हो गया, +4 हो गया, और पूरे का बट्टा हो जाएगा ये 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तो 0.125 हो जाएगा। अब 1000 से नीचे भी गुणा कर दें और 1000 से ऊपर भी गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 4 इंटू 10⁻4 इंटू 1000, और नीचे हो जाएगा 125। ठीक है, अब इससे अगर हम काट दें तो 125 बटे 1000 8 बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। 8 5 40, 8 दूना के 16, 4 20, 8 1 8 2 10, 8 बार में कट जाएगा। अब गुणा कर दें तो 8 9 72, 72 गुणे 4 गुणे 10⁻4, तो ये 4 दूना के 8, 4 7 28 गुणे 10⁻4, क्या न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र कार्य करेगा। निकाल लीजिए ई की वैल्यू। हो गया। चलिए अब हम देखेंगे कि जैसे आप एक चीज ध्यान से समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र है, तो जब भी कभी भी आपके बुकों में ऐसे बनाया गया हो कि वैद्युत क्षेत्र को ऐसे क्रॉस से दर्शाया गया हो, ठीक है, तो ऐसे दर्शाया जाता है वैद्युत क्षेत्र, तो या फिर ऐसे दर्शाया जाता है, ऐसे दर्शाया जाता है। दो चीजें होती हैं दर्शाने के लिए। तो जब इस तरह दर्शाया जाता है इसका मतलब है तल के अंदर नीचे की तरफ, और जब इस तरह दर्शाया जाता है इसका मतलब है तल के ऊपर की तरफ। ठीक है, यानी ऐसे ऊपर की तरफ है, इस तरह है, और जब इस पे दर्शाएंगे तो ये नीचे की तरफ है, अंदर की तरफ है इसमें। ठीक है, तो यानी इस तल के लंबवत होगा, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो, इन दोनों का अर्थ है तल के लंबवत, यानी तल के ऐसे नहीं, न तो ऐसे नहीं, बल्कि तल के नीचे अथवा तल के ऊपर, इसका अर्थ यही होता है। क्लियर है? तो चलिए अब हम देखेंगे कि जैसे अगर यह जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर है, सपोज दैट मान लिया जाए कि ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है, और इसमें जो है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या तो ये लंबवत है, या तो नीचे की तरफ है, या तो ऊपर की तरफ, और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन आता है और ऐसे प्रवेश करता है, या कोई आवेश आता है ऐसे प्रवेश करता है। तो अगर इधर से आवेश आया और ऐसे निकला, इधर से आवेश आया ऐसे, ठीक है,
तो इधर तल के डायरेक्शन में आया, तल के लंबवत नहीं, न तल के लंबवत, न तो ऊपर न तो नीचे, बल्कि इधर से आया ऐसे जा रहा है। तो ये तो क्षैतिज जा रहा है ना इधर की तरफ। जब ये इधर जाएगा तो इस पर तो किसी प्रकार का कुछ लगेगा नहीं, लेकिन होगा क्या कि जब ये लंबवत है या तो ऊपर या तो नीचे, तो उधर की तरफ इस पे बल लगने लगेगा, तो उसके कारण ये क्षैतिज तो निकल जाएगा ना, इधर से आएगा और ये इस तरह निकलने का प्रयास करेगा, ऐसे पूरा निकल जाना चाहिए सीधे। लेकिन होगा क्या कि जो इस पर बल लगेगा, इस क्षेत्र के कारण आवेश पर जो बल लगेगा वो इसको मोड़ने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? मोड़ने का प्रयास करेगा। अब अगर सपोज दैट मान लिया जाए कि यह जो है ऐसे मुड़ रहा है इस तरह, ठीक है, या तो ऊपर की तरफ, ये ऊपर या नीचे नहीं बल्कि ये अंदर या ऊपर होगा, ऐसे, या तो ऊपर की तरफ मुड़ेगा यानी ये ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा इस तरह, ऐसे, या तो फिर ये ऐसे आ रहा है तो ऐसे जाएगा इस तरह, या तो ऐसे आएगा तो ऐसे जाने का प्रयास करेगा, या तो ऐसे आएगा तो ऐसे ऊपर आने का। तो अब उसको हम इस पर ऊपर या नीचे दिखा नहीं पाएंगे, तो हम उसको ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। यह इधर निकलना चाहिए लेकिन इधर से गया। अब चलिए सवाल ये है कि ये इसको मान लिया जाए कि यह जो है x अक्ष है, तो ये x दूरी है पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, दूरी x है, और ये लंबवत दूरी अंदर या नीचे वो y मान लेते हैं, ठीक है। तो इस x दूरी को अगर ये v चाल से मान लेते हैं, ये आता है तो v चाल से ही क्रॉस कर जाएगा। तो v चाल से जब क्रॉस करेगा तो इसको पार करने में कोई ना कोई समय लगेगा, तो इस x दूरी को तय करने में लगा समय होगा। मान लिया जाए कि माना x दूरी को ई का मतलब इलेक्ट्रॉन है, हम इलेक्ट्रॉन को ही लेकर चलते हैं, क्यू जो भी लेकर चलिए, इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी चाल से पार करने में लगा समय, तो समय t है, ठीक है, t समय है, तथा लंबवत जो है y दूरी तय करता है t समय में। लंबवत y दूरी t समय में ही तय किया जाता है, ठीक है। अब जब ये तो क्षैतिज पर कोई त्वरण कार्य करेगा नहीं, लेकिन जब नीचे लगे चाहे ऊपर लगे तो बल के कारण लगेगा ना। कौन से बल के कारण? तो इस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा जो आवेश पर बल लगेगा, वह बल के कारण या तो ऊपर या तो नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा, तो वह त्वरित होगा ना, त्वरण के कारण जाएगा, या तो नीचे अंदर या तो ऊपर की तरफ, त्वरण के कारण ही जाएगा। ठीक है, तो अब या तो अंदर या तो नीचे, तो हम देखेंगे अंदर या नीचे के लिए। तो अंदर व नीचे के लिए हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अंदर या नीचे अगर है तो उसके लिए देखा जाए कि अंदर या नीचे के लिए जब कौन सा वैद्युत क्षेत्र के द्वारा जब बल लग रहा है उसके कारण, तो हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र के द्वारा। अब चलिए पहले हम इसी के द्वारा पहले निकाल लेते हैं। तो x दूरी तय करता है, तो x बराबर v इंटू टी लिखेंगे ना, x बराबर v इंटू टी, तो t बराबर लिखेंगे x अपान v। इसको कर देते हैं समीकरण 1। ये क्षैतिज में है, क्या है ये? क्षैतिज, ठीक है। अब लंब वैद्युत बल के कारण, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के द्वारा जो बल लगता है उसके कारण y दूरी तय होगा। तो y दूरी जो है, y दूरी को त्वरण से
त्वरण लगेगा ना से तय किया जाएगा, क्योंकि इस पे त्वरण कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है? त्वरण, क्योंकि त्वरण से ही तय करेगा। प्रारंभिक स्थिति में तो न तो नीचे जा रहा था न तो ऊपर जा रहा था, वो तो सिर्फ क्षैतिज जा रहा था, लेकिन जैसे ही वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश किया उस पे बल लगने लगा, तो बल लगा तो बल F बराबर हमें पता है कि Q इंटू ई। F बराबर क्या है? Q इंटू ई। तो Q का मान क्या है? तो हम लिख दें कि Q का मान E है और इंटू ई, और F का मान होता है, अब इस पे जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो A उत्पन्न हो रहा है, तो त्वरण अगर A है तो F के जगह पर M इंटू ए लिख दें। क्या लिखें? M इंटू ए। अब देखिए M इंटू ए त्वरण है, ठीक है, तो M इंटू ए त्वरण है, तो A त्वरण है, M द्रव्यमान है, बराबर E इंटू कैपिटल E। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहाँ से A निकल जाएगा, तो E इंटू ई अपान M। क्लियर? तो त्वरण पता हो गया हमें, त्वरण तो पता हो गया। तो त्वरण के कारण y दूरी जो तय होगा, तो प्रारंभिक स्थिति में तो प्रारंभिक वेग तो 0 था, y की दिशा में प्रारंभिक वेग शून्य है। इसलिए अब यह हम देखेंगे कि त्वरण से t समय में ही पार कर रहा है, तो y दूरी को तय करने में लगा समय, तो y बराबर ऐसे लिखेंगे ut प्लस हाफ at²। तो u का मान 0 इंटू टी और प्लस हाफ a और t² लिखेंगे। अब चलिए 1/2 0 हट गया, a की जगह पर ये लिख दें E इंटू कैपिटल E अपान M, ठीक है, और t², तो t की जगह पर x अपान v रख दें, तो x² अपान v² हो जाएगा। ये है y, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि x², तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो जो x² की वैल्यू आया x², ठीक है, तो x² बराबर क्या हो जाएगा? तो अब देखिए ये y, तो यहाँ पर 2mv², 2mv², v तो वेग है ना, 2mv² अपान ये E और कैपिटल E और इंटू y, ठीक है। अब ये देखा जाए तो ये इस तरह है ना कि x² बराबर 4ay, x² बराबर 4ay, और ये किस चीज का इक्वेशन है? ये परवलय का है। क्या है ये? परवलय। x² बराबर 4, तो x² बराबर उसी तरह का मिल गया। इसका मतलब ये है कि ये जो है परवलयाकार होगा, परवलय का समीकरण है ये, परवलय का समीकरण है। तो जब भी वैद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेश गति करेगा तो उसका पथ, उसका रास्ता किस आकार का होता है? तो परवलयाकार होता है। कौन से आकार का होता है? परवलयाकार। याद रखिएगा, ये पूछता है कि वैद्युत क्षेत्र में जब आवेश गतिमान होता है तो कौन सा आकार होता है? तो ये याद रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र में जब कोई भी आवेश लंबवत गति करता है वैद्युत क्षेत्र के, तो उसका पथ जो है परवलयाकार होता है। ऐसा होता है, परवलयाकार। तो लिख लीजिए इसे, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं आपके इस यूपी बोर्ड के क्लास में जो है, बस यही पूछ सकता है कि प्रूव कीजिए कि परवलय होता है, तो इसको दर्शाना पड़ेगा, इतना ही लिखना होता है, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिए कि किसी लिखिए सभी लोग, किसी वैद्युत क्षेत्र के लंबवत यदि आवेश अथवा इलेक्ट्रॉन v वेग से
v वेग से गतिमान हो तो उस इलेक्ट्रॉन का पथ अथवा पाथ के लिए लाइन छोड़िए, लाइन छोड़ दीजिए, तब नीचे लिखिए यदि वैद्युत क्षेत्र में x दूरी को v चाल से इलेक्ट्रॉन e t समय में तय करता हो तो वैद्युत क्षेत्र में लिखिए सभी लोग जो लिखवा रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करते ही इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल कार्य करने लगता है जिसके द्वारा उस दिशा में एक कांस्टेंट त्वरण से गति करने लगता है। कांस्टेंट त्वरण से गति करने लगता है, जबकि क्षैतिज में v वेग से ही बिना त्वरण का गति करता है। अतः लाइन छोड़ दीजिए, अतः लाइन छोड़ दीजिए, x बराबर v इंटू टी, ये x बराबर v इंटू टी या t बराबर x अपान v, समीकरण 1 कर दिए। t बराबर x अपान v समीकरण 1 करिए, ठीक है। नीचे लिखिए y दूरी को त्वरण से तय करने में तय किया जाएगा, जो वैद्युत बल के कारण उत्पन्न होता है। अतः लाइन छोड़ दी, F बराबर QE, तो Q की जगह पर E लिख दीजिए, E इंटू ई। F बराबर E इंटू ई, स्मॉल e इलेक्ट्रॉन के लिए, कैपिटल E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, और F के स्थान पर m द्रव्यमान, a त्वरण, तो ma बराबर E इंटू ई हो गया। तो a बराबर हो जाएगा E इंटू कैपिटल E अपान m, लिख लीजिए इतना। a त्वरण पता हो गया, a बराबर E स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपान m, इतना लिख लिया आप लोग, हो गया। तब लिखिए आगे,
अतः y दिशा में प्रारंभिक वेग तो 0 है, प्रारंभिक वेग 0 है, लिख लिया। अतः y दिशा में प्रारंभिक वेग 0 यानी u बराबर 0। अतः y बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर y बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से अब यहाँ लिख लीजिए u की जगह पर 0 इंटू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ 1/2 at स्क्वायर, y बराबर 1/2 इंटू, अब ये तो 0 हट जाएगा, केवल ये लिखा जाएगा a का मान रख दिया जाए e इंटू ई अपन एम, तो यहाँ रख दिया गया e इंटू ई अपन एम, देख कर लिखिए जैसे लिखा गया, इंटू टी स्क्वायर। अब टी का मान यहाँ से रखा गया समीकरण 1 से x अपान v, तो यहाँ से x स्क्वायर अपान v स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर अपान v स्क्वायर हो गया। y बराबर 1/2 ई इंटू ई अपान एम गुण x स्क्वायर अपान v स्क्वायर। अतः नीचे लिखिएगा x स्क्वायर बराबर ये लिखिए 2mv स्क्वायर अपान ई इंटू ई और इंटू y हो गया। अब यहाँ समझिए m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कांस्टेंट होता है, v तो ये कांस्टेंट वेग से प्रवेश करेगा और e तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और e वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कांस्टेंट होगा, यानी ये सब कांस्टेंट ही है। ये तो कांस्टेंट हो गया तो सिर्फ अचर क्या बचा y, तो x स्क्वायर बराबर y, तो 4ay ऐसे है, x स्क्वायर बराबर 4ay। अतः ये क्या है, परवलय, तो लिख दीजिए यह समीकरण परवलय का समीकरण है, यह समीकरण परवलय का समीकरण है, परवलय का समीकरण है। अतः लाइन छोड़ दीजिएगा, अतः ब्रैकेट में वहां पर लिख दीजिएगा x स्क्वायर बराबर 4ay की तरह है, x स्क्वायर बराबर 4ay की तरह है। अतः हो गया। अतः नीचे लिखिए कि वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेश गतिमान हो, वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेश गतिमान हो तो उसका पथ परवलयाकार होता है, उसका पथ परवलयाकार होता है, उसका पथ परवलयाकार होता है। और चित्र बनाना है, बना लीजिए इसको, ये चित्र बना लीजिए, ऐसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखा दीजिए और ऐसे इसमें आ रहा है ऐसे की तरफ, ऐसे, तो ये y है और ये x है, ये दूरी x है और ये y, ऐसे दर्शा दीजिए, दर्शाइए, फिर आगे बताते हैं। इसी में अभी और लिखना है। हो गया, चित्र बन गया। चलिए अब जरा समझिए, जैसे आप जानते हैं कि परवलय का समीकरण x स्क्वायर बराबर 4ay
वाई। ठीक है, यहीं पे हम बताते चल रहे हैं आप सबको। ठीक है, समझिए। तो 4ay है, तो इसका जो शीर्ष होता है, शीर्ष, तो देखिए इस ये परवलय होता है, यहाँ पे समझिए ऐसे होता है परवलय, तो ये शीर्ष कहलाता है, ये नाभि कहलाता है। तो नाभि होता है A0 और शीर्ष होता है 0 0। ठीक है, तो शीर्ष हो गया 0 0, नाभि हो गया A0, और तो शीर्ष इसका यहाँ पर हम दिखाएं तो शीर्ष क्या हो जाएगा, तो शीर्ष इसका हो जाएगा यहाँ पर, तो शीर्ष 0 0, और नाभि जो हो जाएगा नाभि। ठीक है, तो नाभि इसका, तो यहाँ से चूंकि 4ay से हम इसको निकालेंगे, तो 4a के स्थान पर इसमें क्या है 2mv² अपान E, कैपिटल E है ना 4a के स्थान पर, तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा mv² अपान 2E कैपिटल E, ये होगा ना a के स्थान पे। तो इसका मतलब ना भी हो गया यहाँ पर, सॉरी, अब ये जब y² बराबर, ध्यान समझिएगा, ये होता है y² बराबर 4ax के लिए, और जब इधर से होगा तो y² में -4ax, और जब ये इधर से होता है ऐसे तो x² बराबर 4ay, और जब इधर से होता है तो x² बराबर -4ay, यही होता है। क्लियर है? तो चलिए अब हम देखेंगे कि जो ये समीकरण है वो तो इसका समीकरण है ना कि x² बराबर ऐसे है, इस तरह है। ठीक है, तो अब यहाँ पे नाभि है ये, तो 0a लिखा जाएगा। तो नाभि क्या लिखेंगे, तो नाभि हो जाएगा 0, a, तो a के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो a के स्थान पर लिखेंगे mv² अपान 2E कैपिटल E। तो ये नाभि हो गया, ये शीर्ष हो गया। कभी कभी नाभि और शीर्ष भी पूछा जाता है, तो लिख लीजिए नाभि और शीर्ष। तो ये नाभि है, नाभि का निर्देशांक पूछा जाता है, तो इसी को लिखिए। इस परवलय का शीर्ष 0 0, नाभि 0 mv² अपान 2E। अच्छा, अब देखिए तथा नियता, तो नियता इसका नीचे होता है ऐसे, तो y बराबर माइनस होगा, क्या ऊपर a तो नीचे a होगा, तो y बराबर -a, ये नियता होता है, या y + a बराबर 0। तो यहाँ पर नियता लिख लीजिएगा, नियता क्या हो गया, तो नियता हो जाएगा y बराबर -a की जगह पर mv² अपान 2E कैपिटल E, या फिर y प्लस, इधर आ गया तो प्लस mv² अपान 2E बराबर 0। ये नियता का समीकरण है, तो नियता भी लिख लीजिए, नियता का समीकरण। तो ये तीनों ही चीज याद रखिएगा, शीर्ष, नाभि और नियता। ठीक है, ये तीनों पूछता है, खास तौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछता है। पहले तो जब हम लोगों के समय IIT वगैरह का पेपर होता था तो उसमें ये बहुत आता था, बहुत ही ज्यादा आता था। अब भी IIT वगैरह पेपर में तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो याद रखिएगा, नियता, नाभि, शीर्ष कब, जब किसी भी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित वस्तु किसी निश्चित चाल से प्रवेश करता है उसके पथ के लिए, तो उसके पथ के लिए ये होता है, नियता होता है, नाभि होता है और शीर्ष होता है। बाकी सब कुछ ज्ञात किया जा सकता है, जैसा कि आप सब परवलय पढ़े हैं 11th में। ठीक है, जो लोग नहीं पढ़े उन्हीं के लिए हमने ये बता दिया कि परवलय का जो समीकरण होता है वो 4 होता है। ये होता है y² बराबर 4ax के लिए, और इधर होगा तो y² बराबर -4ax, और ऊपर होगा ऐसे तो x² बराबर 4ay, और नीचे होगा तो x² बराबर -4a। ठीक है, तो यही होता है परवलय का समीकरण के लिए।
तो ये था परवलय के लिए। ठीक है, अब आज हमने बताया आप सभी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विषय में हमने जानकारी दी, और वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव बताया, और वैद्युत क्षेत्र में अभी बताया है कि वैद्युत क्षेत्र में आवेश गतिमान होता है तो पथ उसका कैसा होता है। अगले दिन बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र में जब वैद्युत द्विध्रुव रखा जाता है तो उस पर एक प्रकार का आघूर्ण कार्य करता है, तो वह आघूर्ण बलाघूर्ण होता है, तो वह बलाघूर्ण कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो उस पर चर्चा करेंगे, कल मुलाकात होगी। बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो। ठीक है, फिर उसी पर कार्य पूछा जाता है, कार्य कितना हो रहा है, उसके घूमने में एनर्जी कितना नाश होता है, तो वो और इम्पॉर्टेंट है। उसको बताने के बाद तब हम आगे निकलेंगे। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी। आप अपने दोस्तों यारों से बता दीजिए जो भी क्लास कर रहे हैं, जिनको भी अगर कंटिन्यू क्लास करनी है, वो लाइव क्लासेज का फीस 1500 रुपया है, वो जो है जमा कर दें। और जमा करने के लिए जिसे भी जमा करना है, कंटिन्यू करना है, वो जो है जिसे जमा करना है वो हमारे व्हाट्सएप पे बता देगा, तो हम अकाउंट नंबर भेज देंगे, और या फिर पेटीएम वगैरह से जैसे भी होगा तो आप पैसा जमा कर सकते हैं। कोई वो नहीं है, बैंक वगैरह खुला ही है, क्योंकि कब जो है पेड वर्जन आ जाएगा, जैसे ही पेड वर्जन आएगा खुलेगा नहीं। तो आप सभी 1, 2, 3 दिन के अंतर्गत जो है जितने लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं वो पैसा जमा कर दें। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी तो इसके आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।